चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली में हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? मनोरंजन मतलब कोई हल नहीं मिलेगा, और हल मिलेगा तो मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर हम लोग को दो रेखिक समीकरण भी बनाना है और साथ साथ उसका ग्राफ भी खींचना है। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया हल करने वाले पहले वाले प्रश्न को। और यहाँ पे जो भी ना देखिए आयु संबंधित जो भी प्रश्न रहता है पहले आप उसके वर्तमान आयु मानिए, फिर जिस प्रकार से आपको प्रश्न बोला है जिस स्थिति में बोला हुआ है, ठीक है, तो आप दो स्थिति यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और दोनों स्थिति में हम लोग दो समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पहले आप वर्तमान आयु मानिए। कोई भी आपको प्रश्न आयु संबंधित प्रश्न हल करना है तो वर्तमान पहले आयु मानिए, ठीक है। पहले हम लोग मान लेते हैं किसी का आप x किसी का आप y मान लीजिए, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं माना आफ्ताब कोष्टक में लिख देते हैं पिता की आयु x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे दोनों की वर्तमान आयु मानने के बाद अब यहाँ पर ना 7 वर्ष पूर्व की चर्चा किया हुआ है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे 7 वर्ष पहले की आयु की बात किया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी वर्तमान आयु है उसमें से 7 वर्ष हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे स्थिति फर्स्ट हम लोग को दे दिया गया है ना, 7 वर्ष पहले की बात किया हुआ। तो हम लोग लिख देते हैं जो पिता है आफ्ताब उसकी आयु की बात करते हैं, लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो भी वर्तमान आपकी आयु है, ठीक है। यहाँ पर हमने आफ्ताब की जो पिता है उसकी वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, जो भी उसकी वर्तमान आयु है उसमें 7 वर्ष घटा दीजिए, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले फिलहाल में यह 1 साल का है, पहले क्या होगा, मान लेते हैं कोई इस वक्त 47 साल का है ना, तो पहले उसकी हम लोग बात करेंगे तो 7 साल घटा देंगे, ठीक है, पहले की बात करेंगे। और बाद की जब भी बात करते हैं तो उसमें जोड़ा जाता है ना। इस यहाँ पर भी हम बता देते हैं फिलहाल में, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी आयु रहे, ठीक है, वर्तमान आयु यहाँ पर लिख दीजिए वर्तमान, ठीक है, किसी के भी मान लेते हैं फिलहाल में हम 40 वर्ष मान लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपका कोई वेरिएबल रहे चल रहा है, यहाँ पे यक्स है तो यक्स के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि यक्स हमने आयु वर्तमान आयु मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाद की जब भी बात करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं बाद की बात करेंगे, तब इसमें क्या कर देंगे आयु में जोड़ेंगे जो भी वर्तमान आयु रहेगा उसमें जितना भी बाद 5 साल बाद की बात करता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 साल बाद की बात करता है ना, तो 5 साल इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, कोई 45 साल का हो जाता है, ठीक है। वर्तमान में यदि 40 साल का है तो यहाँ पे 5 साल बाद की बात करते हैं तो यहाँ 45 साल का हो जाता है, ठीक है। यही हम इसमें ना यदि हम लोग पहले की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग लिख देते हैं यदि आप पहले की बात करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 7 साल आप पहले की बात करते हैं तो इसमें से 7 साल आप घटा दें। वर्तमान आयु कोई 40 वर्ष का है, अब यहाँ पे 7 साल यदि आप पहले की उससे बात कर रहे हैं तो वो 33 साल का हो जाएगा। यहाँ पे तब आप घटाएंगे इसमें से, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यह 33 साल का। तो जब भी आप कोई चर माने रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी तो ज्ञात हम लोग का नहीं है कि यहाँ पे पिता की आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यक्स माना है तो यक्स के हिसाब से यदि हम लोग इसको बताएं तो बाद की बात किया हुआ है ना, यहाँ पे पहले 7 साल बाद की बात किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसमें प्लस आपको 7 जोड़ना। यहाँ पर पहले स्थिति में हम लोग को पूर्व की बात किया हुआ है, पहले की बात किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे यदि हम लोग को यक्स कोई चर हम लोग मान कर हल करते हैं ना, तो यहाँ पे यक्स में यदि हम लोग को बाद की बात कर रहे हैं तो उसमें जोड़ते हैं यक्स प्लस इसको 7 वर्ष हम लोग कर देंगे, ठीक है। यही इसमें पहले की बात कर देगा, इसके पहले या पूर्व लिख देगा, इस प्रकार से पूर्व लिखागा। तो यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग की वर्तमान आयु है इसमें से घटाना पड़ेगा। चलिए 7 वर्ष हम लोग यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पूर्व मतलब पहले की। तो यहाँ पे कोई फिलहाल में वर्तमान ये आयु है, ठीक है, यहाँ पे कोई यक्स साल का है तो यहाँ पे पूर्व पहले की बात करेंगे तो इसमें से यक्स में से क्या कर देंगे 7 साल आप घटा देंगे, है ना। इसी प्रकार से आपको करना है। कोई भी आपको वर्तमान मतलब आयु संबंधित कोई भी प्रश्न आपको दे देना, पहले आप उसको वर्तमान आयु मान लीजिए, अब फिर जैसे प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, आपको बाद की बात किया हुआ तो उसमें जो भी यक्स है उसमें जोड़िए, और यदि पहले की बात कर दिया तो उसमें उतना घटा दीजिए उतना साल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो आफ्ताब है पिता उसकी आयु हमने यक्स वर्ष माना है। अब यहाँ पे 7 वर्ष पहले की बात कर दिया तो उसमें से 7 साल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे यक्स ऋण 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जाहिर सी बात है उसकी पुत्री में भी आयु में कमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, उस जो पुत्री है उसके भी आयु में 7 वर्ष कमी हो जाएगी। तो यहाँ पुत्री की आयु हमने y माना है तो y ऋण 7 वर्ष हो जाएगा।
देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को बोला है ना कि 7 वर्ष पूर्व, इतना तो हमने ज्ञात कर दिया कि 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु है, पुत्री की आयु, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब बताया है ना, बोला है, पिता बोला है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ पे पहले की बात किया, कह रहा है कि जो भी तुम्हारी आयु रहा होगा, अपनी लड़की से बोला है कि तुम्हारी आयु में ना 7 का गुना करने पर मेरे आयु के बराबर तुम्हारी आयु होगी। यही बोला हुआ है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। मतलब जो भी लड़की की आयु था उसमें 7 का गुणा करेंगे तब उसके पिता की आयु के बराबर पहुँचेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पुत्र रहेगा और पिता रहेगा, पुत्र पुत्री और पिता रहेगा तो पिता की आयु हमेशा अधिक रहेगी, है ना। तो पुत्री की आयु में आपको क्या करना है, 7 से गुणा करना है। प्रश्नानुसार जैसे हमको बोला है उसी प्रकार से हम एक रैखिक समीकरण बनाएंगे, एक इस स्थिति से और एक दूसरी स्थिति भी दिया हुआ है, उससे भी हम लोग 2 रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुत्री की आयु में 7 गुना कर देते हैं और पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स ऋण 7 हो जाएगा। यक्स ऋण 7 जो पिता की आयु है बराबर, पिता यही बोला था कि 7 वर्ष पूर्व की बात किया था, तो हमने जो भी वर्तमान आयु माना था उसमें 7 वर्ष घटा दिया, पिता और पुत्री दोनों की आयु में से घटा दिया। फिर बोला था कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, जो भी लड़की की आयु था ना उसका यहाँ 7 गुना था। तो यहाँ पर हम लोग 7 का गुणा करते हैं पुत्री की आयु में, वाई ऋण 7 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं यक्स ऋण 7, यहाँ पे 7 को गुणा कर देंगे, दोनों पद में गुणा होगा, 7 वाई ऋण 7 से 49 हो जाएगा। संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे ऋण 7 है, बराबर को इधर पक्षांतर करेंगे, धन 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धन 7 वाई है, बराबर किधर लाएंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 7 वाई, और यहाँ पे ऋण 7 है, बराबर उधर कर देंगे, धन 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऋण यहाँ पे 49 बचा हुआ है और यहाँ पे ऋण 7 है, बराबर उधर जाएगा तो धन 7 हो जाएगा। चलिए यक्स ऋण 7 वाई बराबर, यहाँ पे हम लोग 49 में से 7 घटा देंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह घट जाएगा, तो 42 मिलेगा, वो भी ऋण 42। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक समीकरण मिल गया, है ना। यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। चलिए स्थिति फर्स्ट से हमने एक समीकरण तो प्राप्त कर लिया। चलिए आगे भी हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा रैखिक समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब देखिए बोला हुआ है ना कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद क्या हुआ, तो पहले हम लोग ये ज्ञात कर लें, है ना। हम लोगों ने माना हुआ है कि वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तो अब यहाँ पे बाद की बात क्या हुआ है, तो दोनों की आयु में क्या होगा, 3 वर्ष हम लोग को जोड़ना पड़ा, है ना। यहाँ पे 7 वर्ष पहले बात किया था, तो वर्तमान आयु में से हमने दोनों के 7 वर्ष घटा दिया था। अब यहाँ पे अब से 3 वर्ष बाद की बात किया, तो हम लोग की दोनों की जो पिता और पुत्री की आयु है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 वर्ष जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बाद की बात किया हुआ। किसी की भी आयु रहेगा, मान लेते कोई 20 साल का है, तो यदि ये 3 साल बाद आप बात कर रहे हैं तो 23 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग उसमें जो भी पुत्री का आयु आएगा 3 वर्ष बाद, उसमें हम लोग 3 गुनी है ना, तो 3 का गुणा कर देंगे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। बस यही हम लोग को करना है। तो चलिए हम लोग स्थिति सेकंड लिख देते हैं, स्थिति रहेगा यहाँ पे ना 3 वर्ष बाद की बात किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 3 वर्ष बाद पिता की आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है, तो x में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा पिता की आयु, जो जिसका नाम अवताप दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, यहाँ पे हमने y माना था तो y प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, इतना वर्ष की हो जाएगी पुत्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो अवताप है पिता, वो बोला था ना कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, जो यहाँ पे पिता है वो पुत्री से कह रहा है ना कि जो भी 3 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद बोल दिया ना, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद का हमने आयु ज्ञात कर लिया। अब बोला है पुत्री से, जो पिता है पुत्री से कह रहा है कि इसकी आयु का 3 गुना मेरी आयु के बराबर रहेगा। ठीक है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि पिता की आयु में ही, मतलब पिता की आयु होगा, जो पुत्री की आयु में ही आपको गुणा करके पिता की आयु प्राप्त करना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले की बात करें या बाद की बात करें, हमेशा क्या रहेगा, पिता हमेशा अधिक ही उम्र का रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जो पिता की आयु है, पिता की आयु या पुत्री की आयु में क्या करना पड़ेगा, 3 का हमें गुणा बोला है करने के लिए। ठीक है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे y प्लस हम 3 कर देते हैं। ठीक है, बस चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3, यहाँ पे 3 का दोनों पद हम गुणा कर देते हैं, 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y को बराबर की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस 3 को भी पक्षांतर कर देंगे उधर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3y है ना, बराबर की तरफ लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 3y हो गया। अब यहाँ पे धन 9 को यहीं पे बराबर की धरिए, यहाँ प्लस 3 बराबर को उधर जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो x ऋण 3y, अब यहाँ से घटा दीजिए, 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दूसरा समीकरण मिल गया।
तो यहाँ पर ना हम लोग को प्रश्न दिया था ना कि इस स्थिति को बीजगणितीय है, तो यहाँ पे बीजगणितीय रूप में तो हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। दो, यही हम लोग का चैप्टर का भी नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। बीजगणितीय रूप में तो दर्शा दिया। अब हम लोग को क्या करना है कि ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हम लोग को ग्राफ भी बनाना है। तो जब भी ग्राफ बनाना रहे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम से कम इससे दो बिंदु तो ज्ञात करना पड़ेगा। जो भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिला हुआ है ना, इनसे दो दो रैखिक मतलब दो दो बिंदु ज्ञात करिए, ठीक है। इनके दो हल ज्ञात करिए, इसके भी दो हल ज्ञात करिए, ठीक है। और कम से कम इतना होना चाहिए, अधिक से अधिक आप 3 4 जितना भी ले सके, ठीक है। कम से कम दो बिंदु ज्ञात करिए इन दोनों रैखिक समीकरणों से दो दो बिंदु ज्ञात करिए और ग्राफ खींच लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 में हमने बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया, अब ग्राफीय रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम दो बिंदु हम लोग प्राप्त करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे ग्राफ समीकरण 1 से। चलिए सारणी बनाने के लिए हमने इस तरह से कॉलम बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x का मान और यहाँ पे y का मान, ठीक है। पहले हम लोग एक देखिए स्वतंत्र चर होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का जो भी यहाँ पे रैखिक समीकरण है, यहाँ चलिए यहीं पर नोट कर देते हैं इसको। यहाँ पे x ऋण 7y बराबर यहाँ पे ऋण 42 हमने यहीं ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। तो एक का मान आप स्वतंत्र रूप से रखिए, ठीक है, और दूसरे का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करके दूसरे बिंदु को आप प्राप्त करिए, ठीक है। चलिए इस रैखिक समीकरण को हमने यहाँ पर नोट किया और इसमें हमने ऋण 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। यही रैखिक समीकरण है, x ऋण 7y बराबर ऋण 42 था। इसमें हमने दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर दिया है ना। ऋण 1 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे ये ऋणात्मक हो गया, यह पहले धनात्मक ऋणात्मक था, धनात्मक हो गया। अब यहाँ पे यह ऋणात्मक था तो यहाँ पे धनात्मक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऋण x को ना बराबर के उधर पक्षांतर कर दिया, धन x हो गया, ठीक है। अब यहाँ 7 गुणा में था, बराबर के उधर पक्षांतर कर दिया, भागम हो गया, ठीक है। इसको हम लोग और हल करते हैं। y बराबर देखिए यहाँ पे जो हर में है 7 ना, यह इसके भी दो पदों में है, x प्लस 42 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके हर में भी 7 आ जाएगा और इसके हर में भी, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बटा 7 हो जाएगा, धन यहाँ पे 42 बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे लिख देते हैं x बटा 7 और प्लस यहाँ पे 7 छक 42 होता है, तो यहाँ पे यह हमें मिला x बटा 7 प्लस 6 मिला। इतना हमने इसलिए हल किया ना ताकि हम लोग आसानी से बिंदुओं को ज्ञात कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्वतंत्र रूप से x के मान रखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से मान रखेंगे ताकि यहाँ पे 7 से विभाजित हो जाए, है ना। इसी प्रकार से हम लोग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि है ना, यदि हम लोग x के स्थान पर 0 रखें, ठीक है, x के स्थान पर यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह तो पद 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा अंश में और हर में 7, यह तो अंश में 0 है, हर में 7 है, भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। तो सिर्फ आपको क्या मिला, 6 मिला। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0, 6, एक यह बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप x का मान रखना है ना जो 7 से विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रख सकते हैं, हम लोग लिख देते हैं। यदि आप 7 रख दें x के स्थान पर 7 तो अंश में भी 7 और हर में भी 7, ठीक है, विभाजित हो जाएंगे। 7 एकम 7 एक बार में विभाजित हो जाएगा। तो एक और यहाँ पे धन 6, यह भी मिलकर हो जाएगा 7, ठीक है। इसी प्रकार से आप 14 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 प्रतिस्थापित कर देंगे, लिख देते हैं। यदि x के स्थान पर यदि 14 आप प्रतिस्थापित करेंगे, 7 से भाग देंगे 2 बार में, तो 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिलेगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, ठीक है। यही बिंदु हम लोग कहीं ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। 42 भी रख सकते हैं x के स्थान पर, यदि 42 से रख दें तब क्या होगा, क्योंकि 42 भी क्या है 7 से विभाजित है। तो यहाँ पे 42 रखेंगे, 42 में 7 से भाग देंगे तो फिर आपको 6 ही मिलेगा, 6 प्लस 6 12 मिल जाएगा। 12 मिल जाएगा कब, जब आप x के स्थान पर 42 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने कई बिंदु ज्ञात कर लिए, ठीक है, ताकि हम लोग इसका रेखा खींच पाएँ। जो हमने दो चर में रैखिक समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हम लोगों ने कई बिंदु ज्ञात कर लिया। कम से कम 2 बिंदु ही ज्ञात कर लेंगे तभी भी आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। चलिए एक के लिए तो हमने ज्ञात कर लिया, दूसरे के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं। समीकरण लिख देते हैं 2 के लिए, ठीक है। चलिए समीकरण 2 से ही लिख देते हैं, और समीकरण 2 हम लोग का यही है, x ऋण 3y बराबर यहाँ पे 6 है। दूसरा हम लोग को रैखिक समीकरण नहीं है, इसको भी हम लोग थोड़ा हल करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, या करके इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 3y धनात्मक, ये ऋणात्मक हो जाएगा x, ठीक है। सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये ऋण 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण x से बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 6, मतलब यहाँ पे ऋण x से बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे, धन x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 6 तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे 3 गुणा में बराबर को उधर हो जाएगा, भागम हो जाएगा। तो y बराबर x यहाँ पे ऋण 6 और बटा यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 को क्या करते हैं, इसके भी हर में लगा देते हैं, इसके भी हर में, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर यहाँ पे x बटा 3 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 6 बटा 3 हो जाएगा। चलिए तो y बराबर यहाँ पे x बटा 3
और यहाँ पे 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो अब आपको पता चला ना कि यक्स का मान ऐसा हम लोग रखेंगे ना ताकि यहाँ पे 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हम लोग रख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको हमने इसलिए हल किया ताकि यहाँ पर हम लोग यक्स का ऐसा मान रखें जिसको हम लोग ग्राफ पेपर में दिखा पाए, है ना। अब ऐसा नहीं कि दशमलव में आ जाएगा तो आपको ही कटना ही होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से नंबर ले रहे हैं ताकि हम लोग उसको आसानी से ग्राफ पेपर पर दिखा पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यक्स का मान चाहे तो 0 भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे ना तो वाई का मान हम लोग को -2 मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक मान आने लगेगा, तो ऋणात्मक मान हम लोग नहीं लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे किसी का आयु ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम लोग ले लेते हैं 2, मतलब 2 नहीं, यहाँ पे हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा 2 बार में, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पर ना यक्स के स्थान पर यदि आप 6 प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं यदि यक्स के स्थान पर आप 6 प्रतिस्थापित करेंगे ना तो 6 जो हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा धन 2, धन 2 और ऋण 2 घट कर क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे लड़की है इसकी आयु क्या हो जाएगी, 0 वर्ष हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग और करते हैं इसको हल, और चलिए एक्स के स्थान पर हम लोग 12 रख देते हैं। चलिए 12 रखेंगे तब क्या मिलेगा, वाई बराबर यहाँ पे 12/3 हो जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पे 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12, 4 में से फिर 2 घटा देंगे, ठीक है। 4 में से 2 घटा देंगे तो आपको वाई का वैल्यू 2 ही मिलेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपको वाई का वैल्यू 2 मिला। तो इस प्रकार से हम लोग को बिंदु मिल रहा है, ठीक है। यक्स वाई हम लोग जब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हम लोग यक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, तो यहाँ पे यक्स के वैल्यू हम लोग को मिल रहा है जो जिसको भुज भी कहते हैं, और वाई अक्ष पर किसी को दर्शाते हैं तो उसको कोटि कहते हैं, ठीक है। वाई अक्ष पर जो भी चली गई दूरी होती है उसे कोटि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बिंदु मिला, 6 0 मिल रहा है, 12 2 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लेना चाहें तो ले सकते हैं जो 3 से विभाजित हो, 12 हो गया, 24 भी ले सकते हैं, ठीक है। 24 को हम लोग ले लेते हैं। यदि यक्स के स्थान पर आप 24 रखेंगे ना, यहीं पर प्रतिस्थापित करिए तो वाई बराबर हो जाएगा 24 बटा यहाँ पे 3, तो 3 8 24 होता है ना, 8 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 8 24 ऋण 2, तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, वाई का वैल्यू 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 42 भी रख सकते हैं क्योंकि 42 भी 3 से विभाजित है। चलिए एक बार 42 भी प्रतिस्थापित कर देते हैं। 42 को जब आप 3 से भाग देंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ पे x के स्थान 42, तो y बराबर हो जाएगा 42/3 ऋण 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 कम 3, यहाँ पे 3 चौको 12, 14 में से हम लोग को 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 14 में से 2 घटा देंगे तो आपको 12 मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ग्राफ खींचने के लिए आप जो भी रैखिक 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण हैं दिए हैं ना, उनको नोट करिए, और यहाँ पे यक्स वाई के मान प्रतिस्थापित करके इस तरह से कम से कम 2 बिंदु, ठीक है। अधिक से अधिक चाहे 2 3 4 आप जो इतना भी ज्ञात कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से मैं 4 बिंदु ज्ञात कर दिया। यहाँ पे बिंदु क्या है, 0 6 है, ठीक है। भुज क्या है 0 और कोटि 6 है, तो यहाँ पे 7 7 यह इसी रेखा के समीकरण है, मतलब इस जो यहाँ पे रेखा समीकरण लिखा गया है ना इसके हल है, ठीक है। 0 6 ये बिंदु, यहाँ पे 7 7 इनसे यह होते हुए यह रेखा जाएगी, ठीक है। इन बिंदुओं से होते हुए ये रेखा जाएगी, ठीक है। 7 यहाँ पे 14 और 6 है, 42 12 है, और यहाँ पे यक्स ऋण 3y बराबर 6 यह जो रेखा का समीकरण लिखा गया है ना, इसके यह बिंदुओं से होते हुए जाएगी, 6 0 से होता हुए जाएगा, 12 2 24, यहाँ पे वाई हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जब 24 हमने प्रतिस्थापित किया था ना तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। चलिए तो ग्राफ बनाने के लिए हमने इस प्रकार से 2 क्षैतिज रेखाएं खींच दी, मतलब यहाँ पे एक क्षैतिज हमने खींच दिया, एक ऊर्ध्वाधर खींच दिया। क्षैतिज क्या होता है, यक्स अक्ष होता है, यहाँ पे यक्स, और यहाँ पे यक्स डैश नामकरण कर देते हैं, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखाओं को यहाँ पे वाई, और यहाँ पे वाई डैश नामकरण कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हुए हैं यही होता है मूल बिंदु 0 0, ठीक है। तो जो यक्स अक्ष पर हम लोग दिखाएंगे वो क्या है, पिता की आयु है, ठीक है। पिता की आयु जो अवताभ है उसकी आयु, ठीक है, इसको हम लोग दिखाएंगे। और जो वाई अक्ष पे दिखाएंगे वो हम लोग का है पुत्री की आयु, लिख देते हैं यहाँ पे पुत्री की आयु। अब यहाँ पर आप ग्राफ में देखेंगे ना तो जो पिता की आयु है, ठीक है, यहाँ पे 0 7, यहाँ पे 14, तो यहाँ पर आपको जाना है 42 तक, ठीक है। यहाँ पे जाहिर सी बात है जो पिता की आयु है अधिक है, ठीक है, अधिक हम लोग को इसको दिखाना है, और हल आपको यही मिलेगा। हल हमने यहाँ तक इसलिए हल किया ना ताकि यही आपको जो हम लोग को प्रश्न दिया था ना इसके यही हल है। जो पुत्री की जो दोनों में एक ऐसा बिंदु रहेगा जो दोनों में रहे, ठीक है, दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, तो यही वो बिंदु है जो दोनों को संतुष्ट कर रहा है ना। आपको पिता की जो आयु है वो 42 साल है, और जो पुत्री की आयु 12 साल है, ठीक है, जो कि इसमें भी मिल रहा है ना दूसरे वाले रैखिक समीकरण में। जो पिता की आयु कितना 42 साल होनी चाहिए और पुत्री की आयु 12 साल होनी चाहिए, है ना। तो यहीं पर दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। हमें ना पिता की आयु अधिक दिखाना है यहाँ पे ना, तो हम लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पिता की आयु हमें अधिक दिखाना है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 5 वर्ष की आयु दिखा देते हैं पिता की आयु, ठीक है। तो यहाँ पे पैमाना भी लिखना अति आवश्यक है, ठीक है। पैमाना हम लोग लिख देते हैं, पैमाना, ठीक है। अब लिख देते हैं यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर
5 वर्ष, ठीक है। यक्स अक्ष पर हम लोग दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर में 5 वर्ष, और यहीं वाई अक्ष पर हम लोग दिखाते हैं वाई अक्ष पर यहाँ पर हमें पुत्री की आयु दिखाना है, तो यहाँ पर हम लोग 2 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ष, इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग नामकरण करते हैं। यहाँ पे यही है मूल बिंदु 0 0, जहाँ पर एक दूसरे को यक्स अक्ष और यहाँ पे वाई अक्ष जो प्रतिच्छेद करता है उसी को यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर पर, यहीं पे यक्स अक्ष पे हम लोग को पिता की आयु दिखाना है, तो यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर में 5 5 वर्ष लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर 10, यहाँ पे 15, ठीक है, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 25, और यहाँ पे 30, और यहाँ पे 35, और यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है, और यहाँ पे 45, ठीक है। चलिए यहाँ पर 50, इतना तक हम लोग बना देते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को 2 सेंटीमीटर में 5 वर्ष दिखाना है ना, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 5, ठीक है, और यहाँ पे 5, तो यहाँ फिर हम लोग दिखाएंगे 10, ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 15, ठीक है, यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर 20, है ना, बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे जो पहला रैखिक समीकरण है उसका हम लोग रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला बिंदु हम लोग को 0, 6 मिला हुआ है ना, 0 और 6 है, तो यहाँ पे यक्स अक्ष पर हमें 0 मतलब यक्स अक्ष पर कहीं नहीं जाना है ना, लेकिन वाई अक्ष पर हमें धन 6 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यक्स अक्ष पर हमें नहीं जाना है ना, क्योंकि यक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू हम लोग को धन 6 जाना है। तो देखिए धन 6 हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ पर ना, यहाँ से यहाँ तक है 5, है ना, 5 वर्ष आयु है, तो यहाँ पे 1 और वर्ष की आयु कितना होगा, यहाँ पे 2 मिलीमीटर रहेगा, यहाँ पे 2 मिलीमीटर लेंगे, तो यहाँ पर ना 5 वर्ष की आयु तक जाने के लिए हमें ना यहाँ पे जो 2 मिलीमीटर है उसमें 1 1 वर्ष की आयु होगा, ठीक है। और वहीं इस पर बात करेंगे ना तो 4 4 मिलीमीटर में 1 1 वर्ष की आयु होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 4, ठीक है, फिर यहाँ पर जाएंगे तो 8 मतलब 2, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 लेंगे तो 3, और फिर यहाँ पर आप 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 4 मिलीमीटर का आप लेंगे तो 1 1 वर्ष की आयु है। यहाँ पे यक्स अक्ष पे बात करेंगे 2 2 मिलीमीटर में 1 1 वर्ष की आयु है। तो पहला बिंदु हम लोग का 0, 6 था ना, तो यक्स अक्ष पर तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वाई अक्ष पर क्या जाएंगे, 6 जाएंगे, तो यहाँ पर 5 वर्ष हो गया, 6 वर्ष के लिए यहाँ पे 4 तक आप ले लीजिए, यहाँ पे 4 मिलीमीटर, तो यहाँ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहीं पर आपको बिंदु मिला 1 2 3 4, तो यहीं पर आपको बिंदु मिला हुआ है जो है 0, 6, ठीक है, एक बिंदु आपको यहाँ मिला। चलिए दूसरा बिंदु हम लोग याद करते हैं 7, 7 है ना, तो यक्स अक्ष पर हमें धन 7 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 हो गया, यहाँ पर 2 2 लेना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, ठीक है, लेकिन हमें यक्स अक्ष पर तो धन 7 चले गए, अब वाई अक्ष पर भी हमें धन 7 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई अक्ष पर आपको धन 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 6 मिला, ठीक है, और 7 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बिंदु आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7, है ना। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 2 मिलीमीटर हमें लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हमने लिया तो 6 हो गया, यहाँ पर 2 हमने और मिलीमीटर लिया तो 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 7 के सीधे तक, और फिर यक्स अक्ष पर तो हम चले गए, अब वाई अक्ष पर हमें जाना है धन 7, तो है ना, तो यहाँ पर तक तो 5 है, यहाँ पे 4 4 मिलीमीटर हमें लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमने लिया, 4 दूना 8 यहाँ पे लिया, तो ये हम लोग को 7 और की आयु हमने ऊपर वाई अक्ष पर चला, ठीक है, तो यहीं पर बिंदु हमें मिला 7, 7। अब चलिए तीसरे बिंदु की हम लोग बात करें तो ये 14 है और 8 है, ठीक है, तो 14 8 को हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर 14 जाने के लिए यहाँ पर यह हो गया 10, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 15 ना, 15 के यहाँ पे हम लोग 2 मिलीमीटर इधर से ही ले लेते हैं, यहीं आपका 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे यक्स अक्ष पे आपको यहीं 14 आपको यहीं मिलेगा, यह 15 है, तो 2 यहाँ पे 2 मिलीमीटर हम लोग इधर ले लेंगे, तो यह हो गया आपका 14, ठीक है, और यहाँ पे वाई अक्ष पे हम धन 8 जाना है, ठीक है, तो धन 8 के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर 10, तो 4 खाना इधर आएंगे तो आपका बन जाएगा 9 और 9, और फिर आपको यहाँ पर मिलेगा 8, यहाँ पर है आपका 8। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो बिंदु हम लोग को है, यह 14 और 8 है। चलिए अब इनको बस इतने 2 को ही काफ़ी है, 3 को हमने बना दिया, चलिए तीनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने खींच दिया, जो कि है हम लोग का यही इसी का हमने ग्राफ खींचा हुआ है, तो यक्स ऋण 7y यहाँ पे लिख देते हैं, यक्स ऋण 7y बराबर यहाँ पे ऋण 42 का हमने यहाँ पे रेखा खींच लिया। अब चलिए दूसरे का हम लोग ग्राफ खींचते हैं,
तो यहाँ पे बिंदु है आपको 6,0, तो एक्स अक्ष पे धन 6 जाना है, वाई अक्ष पे 0, ठीक है, मतलब जीरो, जीरो का मतलब कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे धन 6 जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ यहीं पर आपको 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2-2 मिलीमीटर का आपको 1 वर्ष मिलेगा, तो यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष, तो यहीं पर आपको मिल रहा है, ठीक है। यही बिंदु है आपका 6,0, क्योंकि वाई एच पे हम लोग को कहीं नहीं जाना है, तो यहीं पर मिला आपको 6,0, एक बिंदु आपको यहाँ पर मिला, ठीक है। और आपको फिर मिला है 12 और 2 है, ठीक है। तो 12 और हम लोग 2 देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर 2 हम लोग लेंगे तो 11, यहाँ पर 2 और हम लोग ले लेंगे तो 12, ठीक है। और आपको 2 जाना है, 2 मतलब यहाँ पे हम लोग 4, यहाँ पे 4 4 8 मिलीमीटर जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना यक्स जो वाई एच पे हम लोग को लेना है लड़की की आयु, वहाँ पे 4-4 मिलीमीटर में 1-1 वर्ष की आयु है, ठीक है। तो बिंदु हम लोग का 12-2 है ना, तो यहाँ पर तो हम लोग 12 आ गए, 12 वर्ष की आयु, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। आपको बिंदु यहाँ पर मिला है ना, तो यही बिंदु है, हम लोग इसको नोट करते हैं 12,2 है, ठीक है। चलिए और देखिए, और एक है 24,6 है ना, तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा 42 और 12, ठीक है। इसको देखते हैं 42 और 12 को, तो देखिए यहाँ पर 40 वर्ष की आयु हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 40, एक सच पर हमें यही 42 और 12 को देखना है ना। यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 2 लेंगे तो 41, और यहाँ पर लेंगे तो यह हो गया आपका 42, और हम लोग को ऊपर ही 12 जाना है, ठीक है। देखिए 42 हमने एक्स अक्ष पर चले 42, और फिर वाई अक्ष पर हमें कितना जाना है, या फिर इससे भी देख सकते हैं ना, दोनों बिंदु सेम ही है। यहाँ पे एक्स अक्ष पर हम 42 गए और वाई अक्ष पे कितना जाना है, 12 जाना है। तो वाई अक्ष पे देखिए 12, यहाँ पे धन 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना 40, यहाँ पे 2 42, यहाँ पे 42 तक हम लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे जाना है हम लोग को 12 तक, है ना, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके सीधे तक हम लोग को जाना है। तो यहाँ पे 42 हो गया, और फिर यह हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, ये हम लोग को यहीं तक लेना था, 4 हम लोग को मिलीमीटर लेना था, 1 2 3 4 इसी पे लेना था, है ना। यही होगा हम लोग का 42, है ना, क्योंकि 2-2 मिलीमीटर में 1-1 वर्ष की आयु है ना। तो यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 41 हो गया, यहाँ पे 2 मिलीमीटर लिया तो 41, फिर 2 मिलीमीटर लिया तो 42, तो यहीं ऊपर जाएंगे ये, और हम लोग वाई एच पे कितना गए, 12 गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे तो 10 मिलेगा, और यहाँ पे 4 लेंगे तो 11, और फिर और हम 4 लेंगे, मतलब 4 मिलीमीटर लेंगे तो आपको 12 मिलेगा, ठीक है। तो यही बिंदु हम लोग को मिला, यहीं पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, है ना, क्योंकि यह इसमें भी मिलेगा आपको, यह इसमें भी मिलेगा, ठीक है। यही है 42,12। चलिए तो हम इनको मिला देते हैं, ठीक है। एक बिंदु यह मिला था, और यहाँ पे इस प्रकार से ये तीनों बिंदुओं से होते हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु से भी होता जाएगा और यहाँ पे इस बिंदु से भी। चलिए बस हम लोग इसको खींच देते हैं, ठीक है। यहीं पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। और इस रेखा का भी समीकरण हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे मिला था यक्स ऋण 3y बराबर 6। तो जो भी हमें प्रश्न दिया था उससे हमने 2 रैखिक समीकरण बनाए, बीजगणितीय रूप में भी हमने व्यक्त किया, और साथ साथ बिंदुओं को ज्ञात करके हमने इस प्रकार से ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हल तो पूछा नहीं था, यदि हल पूछता तो यही उसका हल हो जाता कि वर्तमान आयु जहाँ पर एक दूसरे को दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है ना, यही इस दोनों रैखिक समीकरण का हल होता है ना। यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु 42 साल होती, और यहाँ पे पुत्री की वर्तमान आयु 12 साल होता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ ग्राफ बनाना था तो ग्राफ हमने बना दिया। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हम लोग को दे दिया गया, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। पहले तो हमें रैखिक समीकरण बनाना है, तथा यहाँ पे ना ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब हम लोग को ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर हम लोग को दे देगा है ना 3 बल्ला और 6 गेंदें, कितना 3,900 रुपये का खरीद रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, और 100 रुपये है, और यहाँ पे गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हम लोग मान लेंगे वाई रुपया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 बल्ला है तो हम लोग बल्ले का जो एक बल्ले का मूल्य हम लोग माने रहेंगे x, यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 गुणते x ना, तो हम लोग को पूरा बल्ले का कीमत पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक गेंद की कीमत मान लेंगे ये वाई रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में y का गुणा कर देंगे तो हमें 6y पता चल जाएगा कि यहाँ पे 6 गेंदों का पूरा क्या मूल्य है। तो इन दोनों का मूल्य हम लोग जोड़कर यहाँ पे कुल इतना मूल्य हुआ, ठीक है। यही हम लोग ज्ञात करना है। और यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य हम लोग जोड़ देंगे बाद में, एक बल्ले का, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे 3y कर देंगे, तो यहाँ पे 1,300
₹300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी प्रकार से करना है। पहले यहाँ पर हम लोग मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, कि एक बल्ले का मूल्य ₹100 है तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y है, ये हम लोग मान लेते हैं। लिख देते हैं, माना एक बल्ला की कीमत ₹100 है, ₹100 है तथा एक गेंद की कीमत Y है, ये Y है। यहाँ पर हमने मान लिया कि माना एक बल्ले की कीमत ₹100 है तथा एक गेंद की कीमत Y है ना। तब हम लोग लिख देते हैं स्थिति फर्स्ट। यहाँ पे पहला हम लोग को स्थिति बताया हुआ है ना कि यहाँ पर 3 बल्ला खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बल्ला, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे जो एक बल्ले का कीमत है तो कुल बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा, 3 गुणते यक्स, पैसे का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 और यक्स, 3 में जब हमने गुणा कर दिया यहाँ पे एक बल्ले की कीमत, तो हमें तीनों बल्ले की कीमत हम लोग को पता चल गया। ठीक है, और प्लस करते हैं, जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 3 बल्ले की कीमत और यहाँ पे 6 गेंदों का मूल्य मिलकर है ना इतना रुपया बना है। ठीक है, तो हम लोग 6 गेंदें, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं और यहाँ पे एक गेंद की कीमत कितना है, ₹Y है, तो 6Y और बराबर यह दोनों की कीमत है। हमने यहाँ पर ना यहाँ पे 3 बल्ला खरीदा था, एक बल्ले की कीमत ₹100 है, तो 3 में 1 से गुणा कर दिया गया, तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे 3 बल्लों का मूल्य कितना है, 3x है। और यहाँ पर एक गेंद का हमने कीमत माना ₹Y। ठीक है, एक गेंद का कीमत ₹Y है और यहाँ पे 6 गेंदें खरीदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 गेंदों की कीमत क्या हो जाएगा, 6 गुणते Y कर देंगे। ठीक है, एक गेंद की कीमत का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 6 गेंदों का कीमत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो कुल कितना रुपया दिया हुआ है इसके लिए, वो 3,900 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3,900। और दोनों पक्षों में हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ना 3 से ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। ठीक है, 3 से, तो हम लोग 3 से क्या करते हैं, दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 3 से यहाँ पे भाग देंगे, प्रत्येक पद में देंगे, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 को 3 से विभाजित कर दिएगा तो सिर्फ यक्स मिला, और यहाँ पे 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, 2y मिला, बराबर यहाँ पे यहाँ पर भी भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 3 9, 1,300 मिला, 1,300। ठीक है, तो एक तो रेखिक समीकरण हम लोग को यह मिल गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब स्थिति सेकंड देखते हैं, स्थिति, और यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना आगे स्थिति कि बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, तो एक और बल्ला और यहाँ पे उसी प्रकार के 3 गेंद है। ठीक है, तो यही है जो हम लोगों ने माना है, उसी प्रकार का सब खरीदा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बल्ला चेंज हो गया, गेंदा चेंज हो गया, वही है, वही बल्ले हैं, वही गेंद है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बल्ला खरीदा हुआ है, तो एक बल्ले की कीमत यहाँ पे यक्स हो जाएगा, एक बल्ले का कीमत प्लस यहाँ पे 3 गेंदे खरीदा हुआ है ना, तो 3 गुणते एक गेंद का मूल्य कितना हमने माना है, ₹Y, तो यहाँ पे 3Y हो गया, बराबर कुल कितने रुपये चुका रहा है, दिया हुआ है, कितना में खरीदा हुआ है, 1,300 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,300। तो इस प्रकार से हमने दूसरा रैखिक समीकरण भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो बीजगणितीय रूप में तो हम लोगों ने व्यक्त कर दिया, जो भी हम लोग को प्रश्न दिया गया था उसे बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया। अब ग्राफ के लिए हम लोग देखते हैं, लिख देते हैं ग्राफ के लिए। अब यहाँ पे ग्राफ के लिए कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पे इस समीकरण में हम लोग ले लेते हैं, समीकरण लिख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, जो कि हम लोग का यही समीकरण है, इस समीकरण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यक्स प्लस 2y बराबर 1,300 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉलम बनाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे यक्स का मान हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर y का। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू एक बार हम लोग 0 प्रतिस्थापित कर देते हैं। यक्स का वैल्यू यदि आप 0 प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पर ना, तो देखिए यही यक्स प्लस 2y बराबर 1,300 है, यही है। तो यक्स का वैल्यू आप 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो यह पद तो समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको 2y मिलेगा, 2y बराबर 1,300। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणा में बराबर को उधर भागा में भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा 1,300। यहाँ पे 2 से इसमें हम लोग भाग देना है, तो जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 6 12, 6 12 भाग विभाजित हो जाएगा, एक बचेगा, एक और 0 10 हो जाएगा, 2 5 10। तो यहाँ पे आपको इतना मिलेगा। यक्स का मान यदि आप 0 रखेंगे ना, इस समीकरण में 0 प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो y का मान आपको 650 मिला। ठीक है, यह मिला। एक और हम लोग बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, y के स्थान पर 0 रख देते हैं। यदि y के स्थान पर आप 0 रख देंगे इस रैखिक समीकरण में ना, यहाँ पे, तो यह वाला पद समाप्त हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू 1,300 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस रैखिक समीकरण के 2 बिंदु प्राप्त किए। अब इसका हम लोग आसानी से ग्राफ पेपर पर इसका रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समीकरण 2 के लिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, इसके लिए जो कि हम लोग को दिया गया यक्स प्लस 3y
बराबर 1300 है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कॉलम बना लिया। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग रखेंगे, यहाँ पर y का, ठीक है। तो यहाँ पर यही रखिए समीकरण है, x + 3y बराबर 1300 है ना। तो यहाँ पे y के स्थान पर यदि हम लोग 0 रख देंगे ना, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो यह पद समाप्त हो जाएगा। x का वैल्यू 1000 आपको 300 मिलेगा, है ना। इस प्रकार कम से कम आप 2 बिंदु ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी मान यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग ना x के स्थान पर 0 रखेंगे ना, तो y का मान यहाँ पे 3 से हम लोग को इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं रखते हैं, है ना। यदि हम लोग x के बराबर यहाँ पे 0 रखना चाहें तो y का वैल्यू 10 में आने लगेगा, तो ऐसा हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग कुछ और रखते हैं। y का वैल्यू हम लोग चलिए 400 रख देते हैं, है ना। 400 रख देंगे तो 4 3 12, 1200 हो जाएगा और बराबर को उधर जाकर घट जाएगा, तभी x का वैल्यू आप लोग ज्ञात हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर 400 रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे नहीं, x के नहीं, y के स्थान पर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x + 3 गुणते y के स्थान पर हमने 400 रखा, बराबर 1000 यहाँ पे 300 है, ठीक है। यहाँ पे x यहाँ पे बराबर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1300 है, और यहाँ पे इसका गुणा करके बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे 4 3 12, 1200 हो जाएगा, है ना। 4 3 12, 1200 हो गया। अब यहाँ पे धनात्मक है, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1200, ठीक है। तो यहाँ पे 1300 में से 1200 घटाएंगे तो 100 ही बचेगा। x का वैल्यू आपको 100 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से y बराबर हमने कितना रखा 400, तो x का वैल्यू कितना मिला 100 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिया। अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर खींचते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने क्षैतिज खींच दिया तो ये x अक्ष हो गया, इस तरह से ऊर्ध्वाधर खींच दिया तो ये y अक्ष हो गया, ठीक है। जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं वही होता है मूल बिंदु 0 0, ठीक है। यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं x, यहाँ पे x डैश और यहाँ पे ऊपर y और नीचे y डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष पर हम लोग को अधिकतम 1300 तक दिखाना है ना। 1300 दिखाना है तो हम लोग ना 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 200 ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1300 तक हमें दिखाना है। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं x अक्ष पर हम लोग दिखाने वाले हैं बल्ले की कीमत, लिख देते हैं यहाँ पे बल्ले की कीमत, ठीक है। इस पर हम लोग दिखाएंगे x अक्ष पर ही, और y अक्ष पर हम लोग क्या दिखाएंगे गेंद की कीमत, है ना। y हम लोग ने यही माना है गेंद की कीमत को ही, लिख देते हैं यहाँ पे गेंद की कीमत। यहाँ पर बल्ले की कीमत हम लोग को अधिकतम ना 1300 तक लेकर जाना है, तो हम लोग ना 1 सेंटीमीटर में 200 रुपये मूल्य दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बल्ले की कीमत हमने लिख दिया, यहाँ पे 200 रुपये दिखा देते हैं। 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1000, ठीक है, और यहाँ पे 1200, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1400 यहाँ पे। चलिए बस करते हैं इतना, आगे आपकी इच्छा हो तो बना सकते हैं। यहाँ पे 14 फिर 16 हो जाएगा। और ऊपर देखिए कि जो हम लोग का गेंद का कीमत है जो हम लोग y अक्ष पे दिखाने वाले हैं वो कितना है 400 है। 650 तक ही हम लोग को अधिकतम दिखाना है ना। तो यहाँ पे 100 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 100 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे 100, 200, 300, यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600। चलिए 700 तक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को 650 को भी दिखाना है। 700 तक हमने दिखा दिया। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो यहाँ पर हम लोग को पैमाना भी लिखना अति आवश्यक है। लिख देते हैं यहाँ पे पैमाना लिख देते हैं x अक्ष पर क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 रुपया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 200 रुपया हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। और लिख देते हैं y अक्ष पर हम लोग दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे हम लोग 100 रुपया दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। पहले की हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग को 0 और कामा 600, ठीक है। y अक्ष पे यही हम लोग का पहले यहाँ पे जो है रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 1300 है। तो यहाँ पे ना x अक्ष पर 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, न दाहिने न बाएं, ठीक है। लेकिन y अक्ष पे हम लोग कितना जाना है 650 तक जाना है ना। तो देखते हैं ये आप कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए x अक्ष पे ना दाहिने जाएंगे ना बाएं, क्योंकि दाहिने जाएंगे तो x अक्ष धनात्मक होता है, बाएं ऋणात्मक होता है। ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर हम लोग कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को सिर्फ y अक्ष पे चलना है कितना 650। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 600 और यहाँ पे 700, 600 700 के बीच में आपको यही मिलेगा आपको 650, ठीक है। यही बिंदु है, आपको लिख देते हैं 0, 650। x अक्ष पर भुज पर आप कहीं नहीं गए, न दाहिने न बाएं, लेकिन कोटि पर कितने गए 650। तो यही आपको बिंदु मिला, ठीक है। और दूसरा बिंदु आपको क्या है 1300 है, ठीक है। और यहाँ पे y अक्ष पे 0 जाना है ना। भुज 1300 और कोटि 0 है ना। तो x अक्ष पर ही सिर्फ आपको चलना है। तो यहाँ पे 1200 और 1300 मतलब 1200 और 1400 के बीच में आपको 1300 मिलेगा, ठीक है। यही आपको मिला हुआ है, ठीक है, जो कि है 1300,
300। तो बस इन्हीं दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, ठीक है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। एक बिंदु यह है और दूसरा बिंदु यह है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम इस प्रकार से मिला दिए। यहाँ पे ठीक इसके बीच से होते हुए जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यह हमने खींच दिया जो इसका है, ठीक है। जो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 1300 है ना, तो यही है। पहले तो हम लोग को मुख्य समीकरण यह था, है ना। इसको हमने अपने आसानी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 से भाग दे दिया, क्योंकि ये विभाजित हो रहा था 3 से, है ना। यहाँ पे दोनों पक्ष 3 से विभाजित हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से भाग देकर यहाँ पे आसानी से करने के लिए इसको इस प्रकार से कर लिया, ठीक है। तो चलिए यही मेन समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना, इसी का है यह 3x प्लस 6y बराबर 3900 है, ठीक है। इसी को हम लोग लिख देते हैं इसी को 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। यहाँ पे पहले रेखिक समीकरण का तो ग्राफ हमने खींच दिया, ठीक है। रेखा हमने खींच दिया पहले समीकरण के लिए। अब दूसरा समीकरण हम लोग का यही है, x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये इसका पहला बिंदु यही है, पहला भुज यही हम लोग को मिला 1300 और कोटि 0 है, ठीक है। तो x अक्ष पर 1300 जाना है और y अक्ष पर कहीं हम लोग को नहीं जाना, यह 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए x अक्ष पर कितने गए, धनात्मक कहीं 1300 जाएंगे और y अक्ष पर ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पर रहना है। तो यही है बिंदु आपका। यहाँ पर हमने पिछली बार लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 0, यह 1300 है, ठीक है। इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बिंदु तो हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है 100 और 400। x अक्ष पे हम लोग को 100 जाना है, ठीक है, और y अक्ष पे 400, ठीक है। तो x अक्ष पे हम लोग को 100 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पे देखिए 100 यहीं पर है, ठीक है। x अक्ष पर यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, मतलब यहाँ पे 200 है, ठीक है। तो इसके ठीक बीच में हम लोग को क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो लेकिन हम लोग को देखिए भुज तो चले गए 100, कोटि कितना जाना है 400, तो y अक्ष पे कितना धन 400 जाएंगे। x अक्ष पे यहाँ पे 100 आ गए और y अक्ष पे हमें जाना है 400 तक, तो यहाँ पर आपको 400 है, ठीक है। तो यहीं पर मिलेगा आपको, है ना। देखिए यहीं 400 है, तो यहाँ पे x अक्ष पे 100 गए, फिर y अक्ष पे 400, ठीक है। तो यहीं पर आपको बिंदु मिला हुआ है, जो कि है बिंदु 100, 400 मिला हुआ है ना। यही बिंदु है, इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं। चलिए इस बिंदु और इस बिंदु को हम लोग मिला देते हैं और रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। और इसी रेखा का भी समीकरण हम लोग लिख देते हैं, x प्लस 3y बराबर है 1300। इसी प्रकार से ग्राफ हमने खींच लिया। जो भी हम लोग के दो रैखिक समीकरण थे उससे कम हमने 2 बिंदु प्राप्त किया और दोनों बिंदुओं से होते हुए हम लोगों ने रेखा खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे सामने उन रैखिक समीकरणों का हमने नाम भी लिख दिया, मतलब रैखिक समीकरणों को भी हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 बिंदु याद किया था दूसरे रेखा के समीकरण से, उसको भी हमने 2 बिंदु उनसे प्राप्त किया और रेखा हमने खींच दिया, ठीक है। और जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही हल मिलता है। तो इस रेखा के इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल की बात करें तो हल हम लोग को क्या मिला, हल यही मिला कि x अक्ष का जो यह वैल्यू था ना, यहाँ पर यह बिंदु हमने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बिंदु यह नहीं रहेगा, 1300 नहीं है, है ना। x अक्ष का ही वैल्यू 1300 है। पहले इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, भुज ही हम लोग का है 1300 और कोटि हम लोग का यहाँ पे 0 है ना, यह बिंदु है। देखिए दोनों बिंदु यही हम लोग का है। भुज कितना है 1300 और कोटि 0 है, भुज 1300 है, कोटि 0 है, ठीक है। क्योंकि x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है, तो पहले यहीं पर है x अक्ष पर ही हमने चला है, ठीक है, 1300 और y अक्ष का निर्देशांक कितना है 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बिंदु था, यहीं पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की हैं, तो यही इन दोनों समीकरण का हल आपको यही मिला हुआ है ना। यहाँ पे यह आपको पता चला ना कि जो सिर्फ आपका बल्ले का ही मूल्य है, ठीक है, बल्ले का मूल्य है ना 1300 और यहाँ पे जो गेंद है उसका कीमत कितना है 0 रुपया है। इस प्रकार से हमने बीजगणितीय रूप में 2 समीकरण भी हमने प्राप्त किया, ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ भी बना दिया, ठीक है, जो कि ज्यामितीय रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सेव का कीमत 100 रुपये है प्रति केजी के हिसाब से और अंगूर का कीमत है y रुपये प्रति केजी, है ना। और यहाँ पर हम 2 समीकरण बनाते हैं, उसको मतलब बीजगणितीय रूप में हम लोग व्यक्त कर देंगे और ज्यामितीय रूप के लिए हम लोग क्या कर देंगे, कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे और यहाँ पे हम लोग इनका रेखा खींचेंगे, जो भी हम लोग समीकरण ज्ञात करेंगे उसका रेखा खींचेंगे और यहाँ पे ग्राफ पे हम लोग दिखा पाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग मान लेते हैं, लिख देते हैं, माना 1 किलोग्राम या 1 kg भी लिख सकते हैं, 1 kg सेव था ना, सेव का
मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक, मान लेते हैं 100 रुपया, लिख देते हैं बराबर 100 रुपया है। और यहाँ पे 1 kg सेव अंगूर, एक अंगूर था, का मूल्य हम लोग मान लेते हैं y रुपया है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला है उससे हम लोग दो रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। और चलिए एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग को जैसे दिया हुआ है दो रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। लिख देते हैं प्रश्नानुसार हम लोग को बोल, चलिए जैसे बोला हुआ वैसे हम लोग दो रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, 2 kg सेव है ना, तो 2 गुणते 2 kg और 1 kg का हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है, मतलब माना हुआ है 1 kg सेव का मूल्य कितना 100 रुपया है, तो 2 गुणते 100 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस, और देखिए 1 किलो अंगूर है ना, तो 1 में गुणा हो जाएगा y का, मतलब y रुपया ही रहेगा जितना भी है। 1 kg का तो हम लोग यहाँ पे अंगूर का मूल्य माना हुआ है y रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर y हो जाएगा, जो कि इनका योगफल कितना दे दिया गया है 160 दिया हुआ है। ठीक है, तो 160 लिख देते हैं। यह आपका एक समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग रैखिक समीकरण ज्ञात करते हैं। देखिए यह हम लोग को दे दिया गया है ना 1 महीने बाद 4 kg सेव, तो यहाँ पे 4 kg है तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। और यहाँ पे 1 kg सेव का मूल्य कितना हम लोगों ने माना है 100 रुपया, तो यहाँ पे 4x मूल्य हो जाएगा प्लस, देखिए 4 kg सेव का तो हो गया, और 2 किलो अंगूर है ना, 2 किलो अंगूर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 kg अंगूर दे दिया गया है, तो 2, और यहाँ पे 1 kg अंगूर का मूल्य हमने y बनाया, तो 2 गुणते y हो जाएगा। यहाँ पे कुल अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2 kg है, तो यहाँ पे 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपया, है ना, तो 2y हो जाएगा। और इनका योगफल आपको दे दिया गया है ना 300 रुपया दे दिया गया है ना, तो बराबर हम लोग लिख देते हैं 300 रुपया, है ना। तो इस प्रकार से आप समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और देखिए यहाँ पे इस समीकरण को हम देख रहे हैं ना कि 2 से विभाजित है, तो इसको हम लोग को 2 बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें दोनों पक्षों में 2 से हम लोग भाग दे देते हैं, थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे 1000 या 500 मतलब 150 हो जाएगा, 300 का आधा 150 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण में बाएं पक्ष में भी या दाएं पक्ष में भी दोनों में हमने 2 से भाग दे दिया। ठीक है, तो अब यह रैखिक समीकरण हो गया इस प्रकार से। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान देते हैं, इसी का यह रूप है, इसी समीकरण का ये एक रूप है। इस समीकरण में हमने बस 2 से भाग दे दिया, तो हमने बीजगणितीय रूप में तो इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब ज्यामितीय निरूपण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों रैखिक समीकरणों से हम लोग कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ज्यामितीय निरूपण के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ पे सारणी बनाते हैं और कम से कम 2 बिंदु यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सारणी बना दिया, यहाँ पे लिख देते हैं x और y। ठीक है, तो यहाँ पे x के स्थान पे यदि हम लोग 0 प्रतिस्थापित करें ना, कम से कम 2 बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यदि यहाँ पे x के स्थान पर आप 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह पद ही समाप्त हो जाएगा। तो यदि x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे ना तो यह पद समाप्त हो जाएगा, y का वैल्यू कितना 160 मिलेगा, तो यहाँ पे 160 हमने लिख दिया। यदि आप यहाँ पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे y के स्थान पर, y के स्थान पर यदि आप 0 प्रतिस्थापित करेंगे ना तो x का वैल्यू कितना आपको ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 80 ज्ञात हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे 160 है, तो यहाँ पे 2 गुणा में भागा में भेज देंगे तो x का वैल्यू 160 बटा 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपको 80 मिलेगा। तो यहाँ पर 80 मिला, है ना। देखिए यदि संभव हो ना तो 0 रखकर यदि आप ज्ञात करना चाहें ना बिंदुओं को तो काफ़ी आसानी होता है, इसको आप जल्दी से बना भी पाएंगे, है ना। एक का मान आपको 0 हो जाएगा, दूसरा का आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आसानी से कोई धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है तभी, है ना, दशमलव में लाने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिया, यही रैखिक समीकरण था हम लोग का 2x + y बराबर यहाँ पे 160। इससे हमने दो बिंदु ज्ञात कर लिया। ठीक है, कम से कम 2 बिंदु। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 से भी हम लोग ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं समीकरण, चलिए 2 है तो इसको हमने यहाँ पे 3 बना दिया, चलिए समीकरण 3 ही लिख देते हैं, ये 2 का ही रूप है समीकरण 2 से, है ना। यहाँ पर हम समीकरण भी लिख देते हैं, ये 2x + y बराबर 150 है। और चलिए यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y हो गया। x के स्थान पर यदि हम लोग 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो y का वैल्यू कितना, x के स्थान पर यदि हमने 0 प्रतिस्थापित कर दिया है ना तो यह पद ही 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपको 150 मिल जाएगा। ठीक है, यह मिल गया। चलिए जब यदि आप y का वैल्यू 0 रख देंगे ना, यहाँ पे y का वैल्यू 0 रख देंगे तो यह पद समाप्त हो जाएगा, y का वैल्यू 0, तो यह पद समाप्त हो गया और इसमें 2 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, यह देखिए 2x बराबर आपको 150 मिलेगा, यहाँ 2 गुणा में भागा में देंगे तो 150 का यहाँ पे आधा करना पड़ेगा, 75 हो जाएगा।
2 7 14 और एक बचेगा, एक और जीरो, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर 75 मिला। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दोनों समीकरणों से हमने दो दो बिंदुओं को ज्ञात कर लिया। यहाँ पे 2x + y बराबर 160 था, तो इससे हमने बिंदु ज्ञात किया हुआ 0 160 और 80 और 0, ठीक है। यह भुज है, यह कोटि है। यहाँ पर यह भी भुज है, यह कोटि है, ठीक है, यह बिंदु है। और यहाँ पे 2x + y बराबर 160, इस रैखिक समीकरण के लिए हमने दो बिंदु ज्ञात किया, 0 150 75 0, ठीक है। यहाँ पे भुज के यहाँ बात करें तो भुज 0 है, कोटि कितना है 150, यहाँ पे भुज कितना है 75 और कोटि क्या है 0 है। तो इस प्रकार से चलिए अब हम लोग ग्राफ पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्षैतिज x अक्ष खींच दिया, ऊर्ध्वाधर y अक्ष, ठीक है। यहाँ पे नामकरण कर देते हैं x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे नीचे y डैश, जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हुए हैं, यही है आपका मूल बिंदु 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x के वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, x पर आपको कितना 75 जाना है, अधिकतम 80 तक जाना है ना, 80 तक जाना है। तो यहाँ पे हम लोग ना 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे हम लोग 10 10 ले लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग को अधिकतम 80 तक जाना है। और यहाँ पे है क्या, x रुपया है, सेव का मूल्य है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, सेव का मूल्य है, जिसको हम लोग x अक्ष पे दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर y अक्ष पे क्या दिखाएंगे, यह है आपका अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य है। और यहाँ पर हम लोग को अधिकतम 80 तक ही जाना है ना, तो यहाँ पर हम लोग 10 20 करके ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पे 30 40 50 60 70 80, चलिए 90, यहाँ पे 100 तक लिख देते हैं, यहाँ पे 100 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 20 30 इस प्रकार से हमने एक अक्ष पर बना दिया, ठीक है। अभी पैमाना हम लोग लिखेंगे, है ना। और चलिए y अक्ष पर आप देखिए, y अक्ष पर आप देखेंगे तो अधिकतम कितना जाना है, 160 तक जाना है। यहाँ पे 150 है अधिकतम, तो यहाँ पे 160 तक जाना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1 1 सेंटीमीटर में हम लोग 20 20 रुपया ले लेते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो यहाँ पे 10 10 का हमने लिया है, यहाँ पे 20 20 रुपया ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 20, क्योंकि हम लोग को जाना है कितना, 160 तक हम लोग को जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 20 ले लेते हैं, 20 हो गया, 40 60 और 80 100 120 140 160 160 हो गया, यहाँ पे लिखना रहेगा तो 180 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने x अक्ष पर यहाँ पे पैमाना लिख देते हैं, पैमाना लिख देते हैं, x अक्ष पर हम लोग लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर में हम लोग 10 रुपये ले रहे हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 10 रुपये है, ठीक है। और वहीं y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पर, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हम लोग 20 20 रुपया ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 यहाँ पे रुपये का चिन्ह रहेगा और यहाँ पे 20 रुपया। और चलिए यहाँ पर हम लोग बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। हम लोग को देखिए बिंदु कौन कौन है, भुज है 0, कोटि 160 अंश, है ना। तो x अक्ष पर हमें कितना जाना है, 0, मतलब कहीं नहीं जाना है। x अक्ष पर ना दाएं नहीं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, ठीक है। और y अक्ष पर लेकिन कितना जाना है, 160 हमें जाना है ना। तो y अक्ष पे 160 चलते हैं। देखिए भुज हम लोग का 0 था, तो न दाएं जाएंगे न दाएं न बाएं जाएंगे, ठीक है। दाहिने जाएंगे तो धनात्मक मिलेगा x अक्ष, बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक मिलेगा। तो दाहिने बाएं नहीं जाना है हम लोग को, है ना। लेकिन हम लोग y अक्ष पे जाना है, कहाँ जाना है, 160 तक। तो यहाँ पर आपको यही है 160, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर आपको मिला ये बिंदु है 0, x अक्ष पर कहीं नहीं गए, लेकिन y अक्ष पर हम 160 गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भुज 0 है और कोटि कितना 160 है, तो यही बिंदु है। चलिए और हम लोग का देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है, 80 है। तो x अक्ष पर तो हम लोग को जाना है 80, लेकिन y अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि y का वैल्यू कितना है, 0 है। तो x अक्ष पर 80 गए, तो x अक्ष पे 80। तो यहाँ पर यहाँ से चल मूल बिंदु से ही चलना स्टार्ट करेंगे, आपको 80 जाना है, तो यहाँ पे 80 तक चले हैं, लेकिन आपका कोटि 0 है, ठीक है। भुज तो चले हैं लेकिन कोटि क्या है, 0 है। तो यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं आपका बिंदु है, x अक्ष पर 80 आए और कोटि आपको 0 मिला, ठीक है, 80 का 0, यही बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं। चलिए इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से हमने मिला दिया। और चलिए इस रेखा का समीकरण भी हम लोग लिख दे रहे हैं, जो कि है 2x प्लस y और बराबर 160 है, बराबर 160 है, यही है। चलिए और यहाँ पे दूसरा समीकरण हम लोग का यही 2x + y बराबर 150 है। तो इसके बिंदु है 0 और 150। x अक्ष पर हम लोग को कहीं नहीं जाना है ना, x अक्ष पर कहीं नहीं, लेकिन y अक्ष पे हम लोग कितना जाना है, 150। तो x अक्ष पर कहीं नहीं जाते हैं और y अक्ष पे कितना जाते हैं, 150। तो 100 यहाँ पे 140 और 160 के बीच में मिलेगा 150। तो यही इनके ठीक बीच में मिला आपको
150 है ना, तो x अक्ष पर तो आप कहीं नहीं गए 0, लेकिन y अक्ष पर कितना चले। चलिए एक बिंदु हमें 0, 150 यहाँ पर मिल गया, और दूसरा बिंदु देखिए यही है 75 और 0 है, तो भुज हम लोग को कितना जाना है 75, लेकिन कोटि हम लोग को क्या है 0 है, तो x अक्ष पर 75 चलेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 70 और यहाँ पे 80, 70 80 के बीच में आपको 75 मिलेगा, 70 80 के बीच में आपको 75 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, यही है बिंदु आपका, तो यही है बिंदु, हम लोग इसको लिख देते हैं 75, 0 है। x अक्ष पर चली गई दूरी 75 है, लेकिन y अक्ष पर हम लोग को कहीं नहीं जाना है ना, y अक्ष पर ऊपर ना ही नीचे जाना है ना। तो चलिए इन दोनों बिंदु को हम लोग मिलाते हैं, इस बिंदु को और यहाँ पे जो यह बिंदु हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है 0 150, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। तो इस प्रकार से हमने इसका भी हम लोगों ने ग्राफ खींच दिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं ऊपर 2x + y बराबर यहाँ पे 160 है, ठीक है। इस वाले रेखा का समीकरण, ठीक है, इस रेखा का समीकरण ये है, और यहाँ पे इस रेखा का समीकरण जो है इसको हम लोग नोट कर देते हैं। देखिए यही है 2x + y बराबर 150, या फिर इसको हम लोग ये लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी के लिए हमने 2 से भाग दिया था, तो यहीं पे इसको हम लोग ये लिख देते हैं 4x जो कि है 4x + 2y बराबर 300। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने सेव के मूल्य और यहाँ पे अंगूर के मूल्य में हमने ग्राफ खींचा ना, तो हम लोग को यहाँ पे एक समांतर रेखाएं मिल रही हैं ना। समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने बीजगणितीय रूप में भी लिखा, और फिर यहाँ पे 2 बिंदु को ज्ञात करके हमने ग्राफ भी बना लिया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के तीनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।